जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, साल का शुरुआत हो चुका है और आपके तैयारी की भी। देखिए, आज हम भारतीय भूगोल का पहला अध्याय शुरू करेंगे और भारतीय भूगोल का पहला अध्याय शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि तैयारी के लिए हमें किन किन विषयों की आवश्यकता होती है और किन किन विषयों को हमको पढ़ना होता है। तो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम का मतलब होता है जैसे कि ऐसी परीक्षा जो एक ही दिन में समाप्त हो जाए। जैसे आपका यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, है ना, रेलवे हो गया, ये सारी परीक्षा आप एक दिन में दे के आते हैं और उसी दिन समाप्त हो जाता है, यानी इसको कहते हैं वनडे एग्ज़ाम। ठीक, तो वनडे एग्ज़ाम में जो भी विषय आपसे पूछे जाते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों की मैं चर्चा करूँगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गणित है, ठीक, रीजनिंग है और हिंदी और अंग्रेजी है, ठीक, और इसके अलावा जीएस में शामिल करेंगे हम लोग कई विषयों को। जैसे जीएस में भूगोल से भी प्रश्न बनते हैं, भारतीय संविधान से भी प्रश्न बनते हैं, इतिहास से भी प्रश्न बनता है और साइंस से भी रहता है, यानी विज्ञान से भी रहता है, और अर्थव्यवस्था से बड़ी कम प्रश्न रहते हैं, है ना। लेकिन जीएस में ये चार विषय बहुत महत्वपूर्ण है: भूगोल, संविधान, इतिहास और साइंस यानी विज्ञान। ठीक, तो जीएस वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा आपको, और गणित और रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको विकास सर, और हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाएंगे एक टीचर हैं, वो आने वाले हैं, वही पढ़ाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारे ऑफलाइन संस्थान के बच्चे हैं वो तो हमको जानते हैं कि पिछले मैं 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और अच्छा खासा सिलेक्शन भी दिए हैं। और जो ऑनलाइन नए बच्चे जुड़ेंगे, आप लोगों के लिए बता दूं, मैं एसएससी जीडी सिलेक्टेड हूं, 2019 बैच। रोल नंबर है मेरा 3010 39 46 29। ये मेरा एसएससी जीडी का रोल नंबर है। आप कहेंगे मैंने रोल नंबर क्यों दिया? देखिए मित्रों, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसे ही बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है ना। ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में आती हैं। तो कई बार जब मैं ऑफलाइन पढ़ाने गया था तो इस पर भी सवाल उठे थे कि आप एसएससी जीडी सिलेक्टेड हैं भी या नहीं भी हैं। तो मैंने उनको भाई कहा, ये आप रोल नंबर लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए, है ना। इससे जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं उनको खुद ही तमाचा लग जाता है। खैर वो सब छोड़िए, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। लेकिन ध्यान रहे, मेहनत करना है और ज़बरदस्त करना है। फिलहाल मैं आपको जीएस के तहत पढ़ाने जा रहा हूँ भूगोल, और भूगोल का मैं पहला अध्याय पढ़ाऊँगा आपको, भारत की अवस्थिति और विस्तार। और पूरा का पूरा भूगोल मैं आपको मैप के द्वारा समझा दूंगा, लिखने नहीं दूंगा, मैं सारा का सारा चीज़ मैप पर समझा दूंगा, है ना। तो तैयार रहिए आप लोग, आइए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले समझते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार को। तो देखिए, जो भारत की अवस्थिति है और विस्तार, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक। अब ऑलरेडी लिखने का मतलब यह था कि आपके समय की बचत करना। जितना आपका समय बचेगा उतना ही ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे, है ना। कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को समेटना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और आपको सिलेक्शन दिलाना ही लक्ष्य है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं भारत की अवस्थिति की। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो भारत की अवस्थिति है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ना। अब कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैप पर यदि हम दिशाओं का अध्ययन करें तो भैया ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, और उसके जस्ट नीचे दक्षिण हो गया, ठीक। और जैसे चाहे बोर्ड हो, चाहे मैप हो, चाहे आप कॉपी किताब लेकर के खोल के पढ़ रहे हैं, आपके दाहिने हाथ की तरफ क्या होता है भाई? पूरब होता है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। चाहे बोर्ड हो, चाहे कॉपी हो, चाहे जैसे कॉपी किताब पढ़ रहे हैं तो आपके दाहिने हाथ की तरफ क्या होगा? पूरब होगा, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। सर की तरफ उत्तर, यानी ऊपर की तरफ उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। तो ध्यान दीजिएगा। और अगर पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है इसको दिशा नहीं उपदिशा कहते हैं। वैसे मुख्यतः दिशाएं 4 होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और जो उत्तर पूर्व दिशा, इसके बीच बीच वाली दिशा होती है उसको दिशा नहीं उपदिशा कहते हैं ना। तो यहाँ बीच में है उत्तर,
पूर्व दिशा, ठीक है, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर भी कहते हैं, उत्तर पूर्व भी कहते हैं। तो हमने बात की कि भाई भारत की अवस्थिति क्या है, तो भारत की अवस्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अभी हम समझा रहे हैं सारा का सारा चीज, अवस्थिति समझ लीजिए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थिति है। और अगर बात करें कि किस महाद्वीप में है, तो भैया एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? भारत एशिया महाद्वीप का देश है, और एशिया में भी दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है। भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है। क्लियर? ठीक। अब विस्तार देख लेते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं पर सारा समझाऊंगा यहाँ, इसीलिए मैंने इस ग्लोब को यहाँ पे बनाया। ग्लोब मतलब पृथ्वी का छोटा रूप है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को बनाया है ताकि आपको बेहतरीन समझा पाऊँ। तो अब देखते हैं हम लोग विस्तार को। अगर विस्तार देख लेते हैं तो अवस्थिति को बहुत जबरदस्त तरीके से समझ पाएंगे मैप पर, है ना, ग्लोब पर। देखिए, तो भारत के दो विस्तार हैं। पहली बात अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत का जो है वो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, और अगर बात करेंगे देशांतरी विस्तार की, तो देशांतरी विस्तार है भैया 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो ध्यान सुनिएगा अक्षांश और देशांतर को। पहले अक्षांश को समझा देते हैं। ये जो मैं गोले रूप में खींच रहा हूँ, मान लेते हैं कि ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी का छोटा रूप है। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं भैया? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, बात करेंगे देशांतर की, तो भैया ग्लोब पर ही ऊर्ध्वाधर यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को, रेखाएं ध्यान रखिए काल्पनिक है, काल्पनिक रूप से खींची गई है, काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं भाई? देशांतर रेखा। अगर क्षैतिज रेखाएं खींची गई है तो अक्षांश रेखा, ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई है तो देशांतर रेखा। बात करेंगे भैया कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है, वैसे तो है 180, ठीक, लेकिन विषुवत रेखा को शामिल कर लेते हैं तो हो जाता है टोटल 181, यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 है। और बात करेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या, सॉरी, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है और देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल है 360 है अंश, सॉरी 360 देशांतर रेखाएं हैं। क्लियर है? जैसे अगर आप ये वृत्त देखते हैं, वृत्त में कोण कितना होता है? कहेंगे भैया पूरा जो वृत्त है वो 360 डिग्री का होता है, तो उसी प्रकार से 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं हमारे ग्लोब पर। अब कहेंगे ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। क्लियर? ठीक है, हम समझाने का जो प्रयास कर रहे थे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने खींच दिया है, इसको थोड़ा मिटाते हैं ना, मिटा के तब समझाते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि विस्तार जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी है। अक्षांश देशांतर समझ के अब अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये मान लेते ग्लोब है, ठीक, ग्लोब में यदि आप एकदम बीचों बीच से जो रेखा खींचते हैं, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। जैसा कि मैंने यहाँ पर हरे कलर से लिखा हुआ है, बनाया हुआ 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को ही एक और नाम देते हैं विषुवत रेखा, और एक और नाम देते हैं भूमध्य रेखा। ये पिछली बार बीएड परीक्षा में पूछा गया था, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, कि अक्षांश रेखा को यानी भूमध्य रेखा को और किन नामों से जाना जाता है, तो भैया 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से, और भूमध्य। ये 3 नाम है 0 डिग्री अक्षांश के। क्लियर? अक्षांश के, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब 0 डिग्री के उत्तर में क्या होगा? हमेशा उत्तरी अक्षांश। हमने बताया भाई जो अक्षांश होता है वो क्षैतिज रूप में खींची गई होती है, तो 0 डिग्री के उत्तर में क्या होता है? उत्तरी अक्षांश। और 0 डिग्री के दक्षिण में क्या हो जाएगा भाई? दक्षिणी अक्षांश होगा। क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश होगा, है ना, दक्षिणी अक्षांश होगा। इस प्रकार से दक्षिण में खींच दिए, ठीक। लेकिन हमने क्या कहा, हमारा जो भारत का विस्तार है वह है, पहले अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, n का मतलब उत्तर होता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री के उत्तर में जाएंगे तो 90 अक्षांश है, 90 नीचे है तो 90 90 80, और विषुवत रेखा से शामिल कर लेंगे तो 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। तो भैया जब 0 के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 से करते करते 90 तक पहुंचेंगे ना, तो 1 से स्टार्ट होता है जो 8 डिग्री होता है। भैया मैं मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट है ना, जैसा कि यहाँ अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 0 डिग्री के ऊपर मैंने जो लाल लाल डॉटेड खींचा है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को दर्शाया है। और ऊपर कहाँ तक गए हैं हम? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक गए हैं। यहाँ तक हमारा भारत का विस्तार है। कैसा विस्तार भाई? अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए मैं इसी को ब्लैक
अलग से भी कर रहा हूँ, ठीक। ये क्या भैया, अक्षांशीय विस्तार, ये हमको मिल गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, यानी हमारा जो भारत होगा इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में होगा। लेकिन कहाँ होगा तब पता चलेगा जब हम देशांतरी विस्तार को जान लेंगे। तो भाई देशांतरी विस्तार को समझ लेते हैं। देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी यहाँ पे हमने अक्षांश समझा दिया, दूसरी देशांतर को भी समझ लीजिए। मान लेते जैसे कि हमारा ग्लोब है, जो बीचों बीच होता है इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, वो सालों को पता भी होगा, है ना। अब जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री के देशांतर के पूर्व में क्या होगा, पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। यानी ध्यान दीजिएगा, अक्षांश केवल उत्तरी और दक्षिणी होंगे, देशांतर पूर्वी और पश्चिमी होंगे। क्या आप समझ पा रहे इस चीज को? वेरी गुड, ठीक है। तो अब कह रहा है कि देशांतरी विस्तार कहाँ है भैया, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भैया 0 के बाद इधर जाएंगे ना, 360 है, इसके बाद भाई आधा आधा डिवाइडेशन हुआ है ना। तो अगर यहाँ से 1 लेते हैं, मान लेते ये वाली क्या है 68 डिग्री है, ये वाली रेखा जो है 97 डिग्री, जैसा कि यहाँ पर मैंने खींचा भी है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब हमारा भाई इसको भी चिन्हित कर लेते हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, ठीक। अक्षांशीय विस्तार देखा तो उन्होंने बताया कि भैया इन दोनों रेखाओं के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब देशांतरी विस्तार को दर्शा दिया तो यानी ये इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ देख ले रहे हैं, और देशांतर रेखाओं के बीच में कहीं हो सकती है तो यहाँ पे, ठीक। चूंकि अक्षांश और देशांतर रेखा जो भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है इस स्थान को घेरते हैं, ठीक। इसीलिए हम कहेंगे भैया हमारा जो भारत का विस्तार है यहाँ पर है, ठीक। अब कहेंगे किस दिशा में, हमने यहाँ पर लिखा भैया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है अवस्थिति। तो भाई देखो 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी अक्षांश, और ये 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी देशांतर। तो भैया उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, चूंकि ये पूरा जो गोलार्ध है, जो ग्लोब है, उसके उत्तरी पूर्वी हिस्से में है हमारा भारत, गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं हमारी जो भारत की स्थिति है, अवस्थिति है, कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। क्या बात समझ पाए? विस्तार भी आपने देख लिया और अवस्थिति भी देख लिया, क्लियर है, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसकी कुछ सामान्य जानकारियों पर, है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो लिखा है 23.5 डिग्री यन उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। बहुत ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अब ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कर्क रेखा कहते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो जो मैंने भारत की अवस्थिति बनाई है लगभग भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है, ये आप नोटिस करिए, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यही जो आपका कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है हरे कलर से, ठीक है। ये क्या है, 23.5 डिग्री यन उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब समझने का प्रयास करिएगा, हमारा जो सूर्य है ना, जो सूर्य है, सौरमंडल में पढ़ाऊंगा वहाँ तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा, लेकिन फिर से यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। हमारा सूर्य कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक क्या होता है भाई, अरे बोलो, यहीं तक चमकता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही चमकता है, यह ध्रुवों की ओर नहीं बढ़ता, इधर नहीं बढ़ पाता है। बात समझ रहे हैं? सौरमंडल पढ़ाएंगे तो एक बार ग्लोब के बारे में बताएंगे। अभी 23.5 है, ऊपर खींचेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी खींचेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, आर्कटिक वृत्त, और नीचे खींचेंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बाद फिर उसके बाद कटिबंधों के बारे में जानेंगे, लेकिन वहाँ पर जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम भारत का भूगोल सीख रहे हैं तो भारत के भूगोल के बारे में जानते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर। बात करते हैं भाई, अगर बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रहा है तो कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो जो कर्क रेखा भैया इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा। और जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से गुजरात, ठीक, इसके नीचे थोड़ा सा केवल लगता है राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। पूरा बीच वाला भाग किसका है भाई, एमपी का पूरा बीच वाला भाग मध्य प्रदेश है। फिर क्या भाई, थोड़ा सा पतला सा छत्तीसगढ़ है, ठीक। छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, ये पूरा झारखंड है, और ये पतला वाला जो एरिया यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का, ये क्या है, पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। यानी जो कर्क रेखा है कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों का नाम ध्यान सुनिएगा, पेन कॉपी लेकर नोट कर सकते हैं आप। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हालांकि इसका एक ट्रिक भी है, लोग कहते हैं मित्र पर गमछा झार। ट्रिक जो है आपका है,
कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का जो नाम है याद करने के लिए, मित्र पर गमछा झार। हालांकि मैं ट्रिक पर भरोसा नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट पर भरोसा करता हूँ, सीखने पर समझने पर भरोसा करता हूँ। ट्रिक तो भूल भी जाता है, जितना हम लोग ट्रिक याद करेंगे उससे अच्छा हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, और कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलता, ट्रिक तो भूल भी जाता है ना। तो समझिएगा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पर से पश्चिम बंगाल, ठीक है, और र से प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा कर्क रेखा। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, भाई जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो भाई मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, अगर आप देख रहे होंगे तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में भाई? एमपी में कर्क रेखा की लंबाई क्या है? सर्वाधिक है। जबकि यदि आप उसे यह पूछ दे कि कर्क रेखा की सबसे न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सबसे न्यूनतम लंबाई है आरजे में। आरजे मतलब राजस्थान में। सबसे न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में। क्लियर? वेरी गुड। तो कर्क रेखा क्या है भाई? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे यदि आप मैप के द्वारा समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। हालांकि आप ये मित्र पर गमछा झार बहुत फेमस ट्रिक है ना, इसको कोई कुछ नया नहीं है ये, है ना, बहुत फेमस है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे आपका मन लगे, जैसे आप समझ पाएँ। ठीक, चलिए कुछ सामान से बात करते हैं। अगर ये हो गया, थोड़ा इसको मिटा के जगह बना लेते हैं ना। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा लिखने के लिए तो अच्छा रहेगा। अभी ध्यान दीजिए, बीच वाला, अच्छा चलिए, खैर इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु की, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहले तो सबसे उत्तरी बिंदु देखते हैं, सबसे पूर्वी, पहले यहाँ शुरू करते हैं ना। सबसे पूर्वी क्या है भाई? सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु या वालांगू, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, प्रश्नों में हमको देखने को मिल जाते हैं, कई बार कहीं कहीं वालांगू रहता है तो कहीं कहीं किबिथु रहता है, दोनों में से अगर कोई आए तो दोनों ही सही है, ठीक। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु या वालांगू है। और अगर ये पूछ दे किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भैया किस राज्य में है? एपी में, अरुणाचल प्रदेश। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरी बात, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता या गुहार मोती। यहाँ पे क्या भैया? गौर माता या गुहार मोती क्या है? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्लियर? दोनों में से कोई भी दे सकता है। अब बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, तो अच्छा हाँ, जो गौर माता या गुहार मोती है यह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अब बात करेंगे हम सबसे उत्तरी राज्य की, है ना। तो सबसे उत्तरी बिंदु की, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, लेकिन यह राज्य में नहीं, यह केंद्र शासित प्रदेश में अब हो चुका है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में होता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो अब यह लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो भैया सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी बिंदु के बारे में 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपसे कह देता है बताइए सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तब आपका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा भैया? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को ही पहले पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये किस द्वीप पर स्थित है भैया? ग्रेट निकोबार पर। किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ग्रेट निकोबार को ही क्या कहते हैं? बड़ा निकोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बड़ा निकोबार भी कहते हैं ग्रेट निकोबार को। क्लियर है? अच्छी बात है, आगे ध्यान देते हैं, है ना। देखिए वैसे ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। अंडमान के 4 द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ये निकोबार के द्वीप समूह हैं। इसको कहते हैं कार निकोबार, मध्य निकोबार और बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार पर ही भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्लियर? लेकिन कई बार ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट नहीं रहता है, तो क्या रहता है? केप केमोरिन या कन्याकुमारी। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपसे पूछता है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु कह दे, तो भैया इंदिरा पॉइंट तो होगा ही। लेकिन अगर इंदिरा पॉइंट नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो केप केमोरिन या कन्याकुमारी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और पूछेगा कि भारत की मुख्य बिंदु का, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? हालांकि तो द्वीपीय है ना भैया। इंदिरा पॉइंट क्या है?
ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है ना, यानी पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो। लेकिन अगर कहें मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, अरे बोलो, केप केमरून या कन्याकुमारी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ध्यान दीजिएगा। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य कितने घंटे का अंतर है भाई? 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। यानी कि अच्छा, अगर बात करें कि भाई सूर्य सबसे पहले कहाँ पहुँचता है भारत में, तो भैया सूर्य की रोशनी जो है अरुणाचल प्रदेश में पहले पहुँचती है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में पहले पहुँचती है तो वहाँ पे दिन भी सबसे पहले होगा, है ना। अगर आप व्यवहारिक रूप में देखें तो देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र यहाँ पर है, महाराष्ट्र यहाँ पर है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश बहुत सारे निवासी महाराष्ट्र में रहते हैं, तो अगर बात करते हैं तो इनमें भी समय का डिफरेंस होता है। बात समझ रहे हैं? यानी हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले सुबह, महाराष्ट्र में पहले सुबह हो जाता है, एक सेकेंड, सॉरी, हमारे यहाँ पहले सुबह पहले शाम होती है, ठीक है। लेकिन इन देखिए, हमारे यहाँ पहले सुबह होगी, पहले ही शाम होगी, इनके यहाँ लेट सुबह होगी, लेट शाम होगी, है ना। ध्यान रखिए। इसी प्रकार से जो किबिथु है, यानी सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो 2 घंटे का अंतर दिखा रहा है, इसका अर्थ है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 3 बजेगा तो यहाँ गुजरात में कितना बजना चाहिए? 5 बजना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कैसे, अब कहेंगे 2 घंटे का अंतर कैसे आ गया, पहले इस चीज़ को समझते हैं फिर आगे बताते हैं। ध्यान दीजिए, आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है ना, 24 घंटे में कुल कितना देशांतर पार करती है? 360, है ना भाई। देशांतर तो 360 ही है ना। अगर इसको आप देखें तो भाई घंटे को ही रहने दीजिए, है ना। 360 बटे अगर आप 24 करते हैं तो काटें कितना मिलेगा आपको, है ना, 15 आ जाएगा। यानी 1 घंटे बराबर कितना डिग्री होगा? 15 डिग्री देशांतर हो जाएगा, ठीक। और 1 घंटे को हम मिनट में तब्दील करें तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री देशांतर हो जाएगा। 15 डिग्री देशांतर हो जाएगा। भैया 1 घंटे में कितना डिग्री पार करता है? 15 डिग्री। और अगर कभी मिनट में आपसे पूछ ले तो मिनट में भी जान जाइए। ये भैया मिनट में कैसे जानेंगे? 15 चौके 60, यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री देशांतर। यानी कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो देशांतर विस्तार है 68 से 97 तक है। जब 68 से आप 97 तक जाएंगे तो पाएंगे कि हमारे भारत से कुल 30 देशांतर गुजर रही हैं। कितनी गुजर रही हैं? कुल 30 देशांतर गुजर रही हैं, है ना। अब जरा हमको बताइएगा, अगर 30 देशांतर गुजर रही भाई, चूंकि हमारे भारत से कितना देशांतर गुजर रही है? 30 देशांतर, और हमको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगती है। तो जरा बताइए 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना लगेगा? 4 × 30 कर दीजिए, बराबर आपको मिल जाएगा 120 मिनट। और मेरे भैया जरा ये बताइए 120 मिनट में कितने समय होते हैं? 2 घंटे। आपको पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा। यहाँ तक क्लियर? ठीक। दूसरी बात कहेंगे कि अभी आप तो बता रहे थे यहाँ 3 बजेगा तो यहाँ 5 बजेगा, बिल्कुल। लेकिन इसी चीज़ को, इसी जो गैपिंग है, जो अंतर है, मैनेज करने के लिए, पूरे भारत में एक समय दिखाने के लिए एक देशांतर को मानक समय रेखा मान लिया गया। क्या मान लिया गया? मानक समय रेखा मान लिया गया, और वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या भैया? वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वही पूरे भारत का समय माना जाएगा, है ना। देखिए, अब जैसे वहाँ अलग था, यहाँ अलग था, अब अलग अलग नहीं माना जाएगा। 82.5 डिग्री क्या मान लिया गया? भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया। और अगर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो भी समय होगा वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। क्लियर? आप कहेंगे कि 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया, है ना। तो भैया ध्यान दीजिए, जब आप 68 से 97 तक जाएंगे तो 68 से 97 के बीच जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये सबसे बीच में आता है। बात समझ रहे? 68 से 97 के बीच आप जाएंगे तो भैया 68, 69, 70 करते हुए जाएंगे तो बीच में 82, 83 मिलेगा, 82.5 मिलेगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, यह है भारत के एकदम बीचों बीच से क्या होती भाई? गुजरती है। अब तो जब सबसे बीचों बीच से है तो मान लिया गया कि जो समय इस पर होगा,
वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय मानक समय रेखा वो यहाँ पर है, जो बीचों बीच से गुजरती है। मैं उसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ किसी अदर कलर से, है ना। चलिए इसको भी रेड कलर से ही कर देते हैं, यहाँ से इस प्रकार से, है ना। ये है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। यानी इसको क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। अब बात आती भी अगर 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, आप कहें कैसे बीचों बीच? भाई यहाँ से आपको यहाँ तक लेना, ना कि यहीं से खींच देना है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उत्तर प्रदेश से हो गया, ठीक। नीचे किस हो जाएगा भाई? झारखंड से हो गया। फिर एक सेकेंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड से नहीं होता है, झारखंड से नहीं जाता है, ठीक है। झारखंड तो बिहार के नीचे है ना, यूपी के नीचे नहीं है। यूपी के नीचे बड़ा थोड़ा सा एरिया आता है, लेकिन वो कट जाता है, हट जाता है, यूपी नहीं रहता। तो एमपी नहीं, झारखंड नहीं रहता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा और नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी कि जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे आपका भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। और कहेंगे मानक समय रेखा क्यों माना गया? इसलिए माना गया क्योंकि जो समय उस मानक समय रेखा पर होगा वही पूरे भारत का मानक समय रेखा मान लिया जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो आज की वीडियो थोड़ा सा छोटा रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई जोश और नई जुनून के साथ। साल की शुरुआत है और आप लोग अपने लक्ष्यों की भी शुरुआत कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।